बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 4 है इस पूरे को इसकी समरी जो है वो हम इसको सॉल्व कर लें और इस पूरे को हम चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है। तो लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनकी जो उम्र है, जो लाइफ है, जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से ज़्यादा होती है तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ 3 तरह की होती हैं। एक बॉन्ड होता है, एक प्रेफर्ड स्टॉक होता है और फिर एक कॉमन स्टॉक। बेसिकली इसकी 3 फॉर्म्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक और फिर ये कॉमन स्टॉक। बॉन्ड जब हम खरीदते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? तो बॉन्ड से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। अगर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का हमें पता लग जाए तो उसको सिर्फ आपने फिर सॉल्व करना है। तो इंटरेस्ट उसका मिलेगा और ये कई सालों तक मिलेगा और एक जैसा मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी लगनी है और फिर उसके बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है जो नॉर्मली 1000 होती है, तो कोई भी हो सकती है, तो वो फिर उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम करनी है। एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है बल्कि एन वो चीज है जिसमें आई जो है डिफाइन किया गया है। आई जो है इंटरेस्ट, यानी कि ये कब मिलता है, एन वो है। अगर ये आपको मिलता है 1 साल का तो फिर एन 1 साल है, एन पीरियड है जिसमें इंटरेस्ट डिफाइन हुआ है। तो इस तरह से अगर हमें हमारी सिचुएशन है तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई बॉन्ड ऐसा है जो जीरो क्यूपन बॉन्ड है, जीरो क्यूपन बॉन्ड को मैच्योरिटी नहीं होगी तो फार्मूला बदल जाएगा और सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ मैच्योरिटी होगी। तो ऐसी सूरत में मैच्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करेंगे और ये उसकी वैल्यू होगी। या फिर अगर ये परपेचुअल बॉन्ड है तो परपेचुअल बॉन्ड में V = I/KD, कोई मैच्योरिटी नहीं होगी, ये बॉन्ड हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है और इस तरह से ये बॉन्ड की वैल्यू आ गई। ऐसा हो सकता है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक हो। प्रेफर्ड स्टॉक अगर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कितने जितना मिलेगा वो फिक्स है, पता है, उसको आपने केपी पे डिवाइड कर देना है और उसकी वैल्यू, अगर ये नॉन कॉलेबल है। डिविडेंड 2 तरह के, प्रेफर्ड स्टॉक 2 तरह के होते हैं और वो प्रेफर्ड स्टॉक या तो कॉलेबल हैं या फिर नॉन कॉलेबल है। अगर नॉन कॉलेबल है तो ऐसी सूरत में इसका प्रेफर्ड स्टॉक को इस फार्मूले से आप मालूम करेंगे। अगर प्रेफर्ड स्टॉक कॉलेबल है, यानी ये कॉल एबल है, तो ऐसी सूरत में कॉल प्राइस का हमें पता है, तो कॉल प्राइस बताई होगी, कॉल प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू और फिर जितना डिविडेंड मिलेगा जितने साल का उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और इस तरह से हम इनको जमा कर लेंगे तो ये प्रेफर्ड स्टॉक को भी हम एवेल्युएट कर लेंगे। हम सपोज करते हैं कि अब हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी कॉमन स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर हम कॉमन स्टॉक खरीद रहे हैं तो कॉमन स्टॉक के खरीदते हुए हमें क्या बेनिफिट होगा? हमें 2 तरह के बेनिफिट होंगे। एक तो जब तक हम रखेंगे हमें डिविडेंड मिलेगा, जब हम बेचेंगे तो उसके ऊपर हमें प्राइस मिलेगी। डिविडेंड जो है उसको भी आपने डिस्काउंट करना है। मसलन लेट्स सपोज मैं आज एक प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक खरीदता हूं, तो कॉमन स्टॉक के खरीदने में मैं एस्टिमेट करूंगा कि मैं कितना इसे रखूंगा। मैंने सोचा कि मैं 4 साल इसे रखूंगा, तो पहले साल D1, दूसरे साल D2, ये भी मुझे एस्टिमेट करना, तीसरे साल D3 और फिर D4 और 4 साल के बाद मैं उसे बेच दूंगा तो P4। अब इसको भी डिस्काउंट करूंगा और इनको भी डिस्काउंट करूंगा, इस तरह से ये इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि आपने स्टॉक बेचना, आपने स्टॉक जो है वो बेचना ही नहीं है, आपने हमेशा रखना है। अगर आपने हमेशा स्टॉक रखना है तो उसमें 2 सूरत हाल हो सकती हैं।
या तो वो कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा है तो बहुत आसान फार्मूला है, और वो है v इज इक्वल टू d1 ओवर के ई माइनस जी। और इसमें के ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जी कांस्टेंट ग्रोथ है, डी अगले साल का डिविडेंड है। तो इस फार्मूले से, या फिर ये है कि उसकी कोई ग्रोथ फेज है। अगर उसकी ग्रोथ फेज है तो मैंने ये आपके सामने एक एग्जांपल रखी है कि लेट सपोज करते हैं कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं और आपने एस्टिमेट किया कि ये पहले 3 साल 15% ग्रो करेगा, फिर 10%, ये सारा एस्टिमेशन है, और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए 5% ग्रो करेगा। अगर ये ग्रोथ फेज वाली सिचुएशन, ऐसी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आपने फिर इस तरह से करना है कि D1 कैसे कितना होगा, D1 ऐसे होगा, यानी जो मौजूदा D है उसमें से ग्रोथ ऐड कर लेनी है, तो वो D1 होगा। D2 भी उसी फार्मूले से और D3 भी उसी फार्मूले से, D4, D5, D6 आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आपने D4, 5 और 6 भी कैलकुलेट कर ली, तो जितना ये मिलेगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली, जितना ये मिलेगा डिविडेंड इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर आपने यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ये रहेगा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अगर हम बेचेंगे 5वें साल के बाद तो हमारा कितने का बिकेगा। तो ये हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगा सकते हैं। अब हमने ये लगाया तो मैं सपोज करता हूं कि ये $33 निकले, तो ये $33 कब मिलेंगे? 5 साल के बाद। इसको भी आप खींच के लाएंगे, मौजूदा आज इसकी प्राइस क्या है, ये वाला फेज 1, फेज 2 और तीसरी जो उसकी प्राइस है इसको जमा कर देंगे, और ये वाला फिर उसकी प्राइस बन जाएगी। अगर इससे महंगा मिल रहा है तो ना खरीदें, और अगर इससे सस्ता मिल रहा है तो फिर आप खरीद लेंगे। फिर एक बार दफा सिचुएशन आती है यील्ड टू मैच्योरिटी की। यील्ड टू मैच्योरिटी आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड है, वो आपको मिल रहा है 800 का, और उसके ऊपर 80 आपको 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। 4 साल के बाद उसकी पार वैल्यू आपको मिलेगी 1000 रुपया। ऐसी सूरत में आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 800 का खरीद लूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा के डी को अब कैसे मालूम करना है? ये इंटरपोलेशन की एक अलग वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि आप क्या करेंगे। आपको मैं उसका थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूं। आप अपनी मर्जी से इसे 10% पे डिस्काउंट करेंगे। 10% पे डिस्काउंट करके तो आप उसकी कोई वैल्यू मालूम करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू या 800 से ज्यादा है या 800 से कम है। मैंने 10% पे डिस्काउंट किया तो ये वैल्यू 800 से कम आई। अब मैं क्या करूंगा? मैंने वैल्यू बढ़ानी है, मैं 10 की बजाय 5 पे डिस्काउंट करूंगा। जब मैंने 5% पे डिस्काउंट किया, इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू 800 से ज्यादा होगी और एक वैल्यू 800 से कम होगी। 1% वो है जो 800 से ज्यादा है और 1% वो है जो 800 से कम है। दोनों के दरमियान मैं इंटरपोलेशन करूंगा, और इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है कि इंटरपोलेशन आप कैसे करेंगे, तो वो फिर आप उस तरह से करेंगे। थैंक यू सो मच।